तो आज का हमारा टॉपिक है गणितीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत या स्टैटिक्स के अंतर्गत सहसंबंध। सहसंबंध जो होता है दो चरों के मध्य या दो से अधिक चरों के मध्य एक विशेष प्रकार के संबंध को दिखाता है, उसे हम लोग सहसंबंध कहते हैं। तो सहसंबंध क्या होता है? दो चरों के मध्य पाए जाने वाले संबंध को हम लोग सहसंबंध की संज्ञा देते हैं। तो सहसंबंध या कोरिलेशन शब्द की उत्पत्ति को एंड रिलेशन से हुई है, जिसका अर्थ है पारस्परिक संबंध यानी आपस में रिलेशनशिप पाया जाना। ये अनिवार्य पॉइंट आपका हो जाता है। ठीक है, सहसंबंध इस बात का सूचक होता है, ये बात हमें रिप्रेजेंट करता है, इंटीमेट करता है कि दो विशेषताओं के बीच कितना अंतर संबंध है। दो घटनाओं के मध्य कोई दो घटनाएं हो रही हैं, दो घटनाओं के मध्य कितना अंतर संबंध पाया जाता, उन संबंध की व्याख्या को हम लोग जिसके माध्यम से कहते हैं उसे सहसंबंध कहा जाता है। इससे इसकी जानकारी मिलती है। जैसे एग्जाम्पल आप देख लो, किसी व्यक्ति के दो विषय की विशेषताओं का परीक्षण द्वारा मापन करना और प्रत्येक व्यक्ति के दोनों विषयों के अलग अलग प्राप्तांकों को तालिका में जोड़ों के रूप में व्यवस्थित करके सांख्यिकी गणना द्वारा दोनों के संबंध ज्ञात किए जा सकते हैं, तो उसे हम लोग सहसंबंध कहते हैं। तो सहसंबंध क्या होता है? ये रिलेशनशिप बताता है दो घटनाओं में जो घटनाएं होती हैं और दोनों के बीच में क्या संबंध या पारस्परिक संबंध पाया जाता है, उसको हम लोग उस घटना को या उसके बीच के जो रिलेशनशिप है उसे हम लोग कोरिलेशन की संज्ञा देते हैं। सहसंबंध की जब डिफिनीशन की बात करते हैं तो गिलफोर्ड के अनुसार सहसंबंध गुणांक वो अकेली संख्या है जो यह बताती है कि दो वस्तुएं किस सीमा तक एक दूसरे से सहसंबंधित है, एक दूसरे से इंटरलिंक है। ठीक है, तथा एक के परिवर्तन दूसरे के परिवर्तन को किस सीमा तक प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो जब एक में परिवर्तन आता है उसके परिणाम स्वरूप दूसरी घटना प्रभावित होती है, तो इस परिणाम स्वरूप दोनों जो चरों में परिवर्तन आता है तो वह आपस में सहसंबंधित या पारस्परिक संबंधित होने के परिणाम स्वरूप कितना अधिक प्रभावित होते हैं, इसको बताता है सहसंबंध। डीएन श्रीवास्तव के अनुसार दो चर राशियां तथा इस प्रकार से संबंधित हो, जब दो हमारे पास चर राशियां इस प्रकार से संबंधित हो कि एक चर राशि का मान बढ़ाने से दूसरी चर राशि बढ़े या घटे या इसके विपरीत हो, तो उन दोनों चर राशियों में सहसंबंध पाया जाता, एक विशेष प्रकार का रिलेशनशिप पाया जाता। बेलिस के अनुसार सहसंबंध का अभिप्राय आंकड़ों के दो या अधिक विभिन्न समूहों की तुलना। ठीक है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसकी कई क्वालिटी हम लोग मेजरमेंट करते हैं और उन सारी क्वालिटी को जब हम सहसंबंध या पारस्परिक रूप से उसके इंटेलेक्चुअलिटी से जोड़ते हैं तो हमको एक घटना मिल जाती है। तो यानी इसमें ये आवश्यक नहीं कि दो ही घटनाएं जुड़ी हुई हो, दो से अधिक घटनाएं भी अगर जुड़ी हुई हैं तो उसको भी हम कोरिलेशन के अंतर्गत कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए केवल दो घटनाओं को पारस्परिक संबंध को हम लोग जब निकालते हैं तो उसको सहसंबंध की संज्ञा देते हैं। इस प्रकार सहसंबंध जो होते हैं वो हमारे पास बेसिकली, देखिए मूलभूत रूप से बेसिक जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। ठीक है, इसके बाद मैं तीन प्रकार और इसको और कॉम्प्लेक्स बताऊंगा, लेकिन पहले आप मोटा मोटा आप सीख लीजिए कि जो हमारे पास बेसिक्स है वो कोरिलेशन तीन प्रकार का होता है। पहला जो हमारे पास कोरिलेशन पाया जाता है वो धनात्मक कोरिलेशन होता है। धनात्मक कोरिलेशन का मतलब होता है जब किसी एक घटना का मान बढ़ता, मान लीजिए ए एक्स का मान बढ़ता है, उसके परिणाम स्वरूप अगर वाई का मान भी बढ़ना प्रारंभ हो जाए। ठीक है, कभी कभी घटनाएं आपस में कोरिलेटेड होती हैं, कभी कभी घटनाओं का कारण कभी कभी एक्स के कारण वाई बढ़ता है और वाई के कारण एक्स बढ़ता है, म्यूचुअल होता है घटनाएं। कभी कभी ऐसी घटनाएं पाई जाती हैं कि जब घटनाएं आपस में म्यूचुअल हो जाती हैं, जैसे ठीक है, अगर आपका एक्स का मान बढ़े वाई का मान भी बढ़ जाए
ठीक है, और y का मान बढ़े, x उसके कारण x का मान बढ़ जाए, तो इस प्रकार के हम कोरिलेशन को धनात्मक कोरिलेशन कहते हैं। और यदि किसी कारण से x का मान कम हो और उसके परिणाम स्वरूप y का मान भी कम हो और ये घटनाएं भी आपस में म्यूचुअल रूप से सहसंबंधित हो, तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, इसे धनात्मक सहसंबंध कहेंगे। यानी रिजल्ट क्या निकला कि यदि x का मान बढ़ा तो उसके परिणाम स्वरूप y का भी मान बढ़ता हुआ हमें प्राप्त हो। बट ये डिफाइन नहीं आप कर सकते क्लियरली कि x के कारण y का मान बढ़ा कि y के कारण x का मान बढ़ा, कि दोनों के आपस के इंटरलिंक के कारण x और y का मान बढ़ा। ये इसमें प्रॉपर डिफाइन नहीं किया जाता, ये डिफाइन किया जाता प्रतीप गमन में, मल्टीपल रिग्रेशन में या सिंपल रिग्रेशन में। वहां जब दो चरों के मध्य हम लोग स्पष्ट या क्लियरली बता देते हैं कि x घटना में परिवर्तन होने के बाद y घटना में परिवर्तन होता है, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज द डिपेंडेंट, तो जब स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाता तो उस घटना को हम लोग रिग्रेशन या प्रतीप गमन कहते हैं, वो भी साधारण यानी सिंपल रिग्रेशन आपका कहा जाएगा। जब दो घटनाएं होती हैं आपस में कहते आश्रित और डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट दो वेरिएबल होते हैं तब। लेकिन अगर हमको दोनों के बीच में डिफाइन ना हो, प्रॉपर डिफाइन ना हो कि x घटना में परिवर्तन के बाद y की घटना में परिवर्तन हुआ या y में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप x में परिवर्तन हुआ है, ठीक है, लेकिन दोनों में जो परिवर्तन का ट्रेंड हमको दिखाई पड़ रहा है, जो परिवर्तन की हमको दिशा दिखाई पड़ रही है, वो दोनों धनात्मक है, तो और यदि x का मान कम हो रहा है और y का भी मान कम हमको प्राप्त हो रहा है, तो इसे हम लोग धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका हेल्थ एंड आपका क्या होता है कि मान के चलिए फूड, ठीक है, अगर फूड का प्रयोग हम लोग ज्यादा करते हैं तो हमारी हेल्थ इंप्रूवमेंट होती है, तो हम कहेंगे दो घटनाएं आपस में इंटरलिंक है, लेकिन फूड के कारण आपका हेल्थ इंप्रूवमेंट हो रहा है, ये क्लियर है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि अगर इकोनॉमी में लोगों का हेल्थ इंप्रूव हो, हेल्थ अच्छा है, तो उसके कारण देश में फूड प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सकती है, तो ये भी घटना पाई जा सकती है। तो आप कहोगे ये भी म्यूचुअल है, यानी यहां पे फूड के कारण हम लोग जो कंज्यूम करते हैं उससे हेल्थ इंप्रूव होती है और हेल्थ के कारण फूड ग्रेन का क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है। तो देखिए दोनों घटनाएं आपस में म्यूचुअल हैं, तो आप ये नहीं बता सकते हो कि किस घटना के कारण कौन सा हो रहा है। तो इस प्रकार जैसे आपका एक एग्जांपल ले लो, एडुकेशन एंड इनकम, एडुकेशन एंड इनकम, अब कौन सी घटना किस पर डिपेंड है, इनकम, अब कौन सी घटना किस पर डिपेंड है नहीं बता सकते हो। भारत में एडुकेशन बढ़ रहा है तो उससे इनकम बढ़ती है, जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनकी जॉब अच्छी मिलती है, और इनकम अधिक होती है तो उनके बच्चों की एडुकेशन अच्छी होती है। तो आप क्या कहोगे कि दोनों म्यूचुअल घटनाएं जो है इंटरडिपेंड है, दोनों आपस में निर्भर है। संक्षेप रूप में हम ये कह सकते हैं कि जब धनात्मक संबंध पाया जाता है तो धनात्मक संबंध का तात्पर्य होता है कि यदि x का मान बढ़ता हुआ प्राप्त होता है और y का भी मान बढ़ता हुआ प्राप्त होता है, या x का मान घटता हुआ प्राप्त होता है और y का मान भी घटता हुआ प्राप्त होता है, तो हम कहेंगे कि धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। ठीक है, हमें धनात्मक संबंध कहलाता है ये। ठीक है, दूसरा आपका होता है ऋणात्मक संबंध। ऋणात्मक संबंध का तात्पर्य होता है जब x का मान बढ़ता हुआ हमें प्राप्त होता है, x के कारण नहीं, x का मान जब बढ़ता हुआ प्राप्त होता है और वहीं y का मान जो होता है वो घटता हुआ हमें प्राप्त होता है, तो इस प्रकार x का मान इंप्रूव होगा, इंक्रीज होगा, वेयर एज y का मान डिक्लाइन होगा, डिक्रीज होगा। तो इस प्रकार की घटना को हम लोग ऋणात्मक सहसंबंध की संज्ञा देते हैं। या ऐसा भी हो सकता है x का मान कम होता है और y का मान अधिक प्राप्त होता है, तो यह घटना भी पाई जा सकती है। तो यह भी हमारा निगेटिव कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, अर्थात ऋणात्मक रूप से हम लोग क्या होते हैं, सहसंबंधित है, कोरिलेटेड है। तो ये आपका पॉजिटिव कोरिलेटेशन है और ये आपका निगेटिव कोरिलेशन है। और तीसरा होता अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, यानी कोई कोरिलेशन नहीं पाया जाता है जब x में परिवर्तन हो लेकिन y में कोई परिवर्तन ना दिखाई पड़े, यानी y में परिवर्तन का ट्रेंड आपको कोई समझ में ना आए, यानी x का मान बढ़े या घटे लेकिन y के मान में कोई परिवर्तन ना हो, या y का मान में बढ़े या घटे लेकिन x में कोई परिवर्तन ना हो, तो हम कहेंगे अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है, दैट मींस जीरो कोरिलेशन।
ठीक है। तो ये आपका बेसिक्स होता है कि कोरिलेशन 3 प्रकार के पाए जाते हैं, बट इसको और हम लोग जब डीपली स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि कोरिलेशन में और भी कई टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, जो हम लोग अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके स्टडी करते हैं, तो हमारे पास जो आता पहला कोरिलेशन एनालिसिस की बात करते हैं। कोरिलेशन एनालिसिस क्या होती है, सबसे पहले ये जानना बहुत अधिक इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। हाँ, सबसे पहले हम आज अभी जानेंगे कोरिलेशन कोरिलेशन एनालिसिस। ठीक है, कोरिलेशन एनालिसिस जानना बहुत अधिक इंपॉर्टेंट आपका होता है। जब दो चरों के बीच में पाए जाने वाले संबंध की मात्रा का विवरण संबंध सहसंबंध विश्लेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, विवरण आना इसमें अनिवार्य है। ठीक है, कोरिलेशन का विवरण आना अनिवार्य होता है, तो इसे हम लोग कोरिलेशन विश्लेषण या सहसंबंध विश्लेषण की संज्ञा देते हैं। तो इसमें पहला आता है आपका प्रत्यक्ष संबंध। प्रत्यक्ष संबंध, डायरेक्ट रिलेशनशिप जिसको आप कहेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो प्रत्यक्ष संबंध, जब दो समंक मालाएं आपके पास दी हुई हैं। ठीक है, दो समंक मालाएं यानी एक्स और वाई आपके पास दी हुई है, एक्स का मान एंड वाई का मान दिया हुआ। ठीक है, और इनके बीच प्रत्यक्ष कार्यकरण आपको दिखाई पड़ रहा हो। प्रत्यक्ष कार्यकरण का मतलब होता है एक्स का मान में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप वाई के मान में परिवर्तन हो रहा है, या वाई के मान में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप एक्स के मान में परिवर्तन हमको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, कोई प्रत्यक्ष कारण, यह आवश्यक नहीं कि एक्स का मान बढ़ता हुआ है तो वाई का मान घटता भी हो सकता है, यह भी प्रत्यक्ष कारण हमको दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार के संबंध को प्रत्यक्ष संबंध की संज्ञा दी जा सकती है। जैसे आपका प्रत्यक्ष कार्यकरण है मांग और मूल्य, आपने देखा होगा, तो मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप यदि किसी कमोडिटी का प्राइस राइज करता है तो उसकी डिमांड क्या होती है, डिमांड डिक्लाइन कर जाती है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रत्यक्ष कार्यकरण है। तो ये कोरिलेशन जो आपका कहलाता है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप की अंतर्गत इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो जब दो समंक मालाओं की या दो घटनाओं के बीच प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता तो इस प्रकार के कोरिलेशन को हम लोग डायरेक्ट कोरिलेशन या डायरेक्ट रिलेशनशिप की संज्ञा देते हैं। दूसरा क्या होता है, सहसंबंध का कोई अन्य प्रवर्तक हो, यानी सहसंबंध का कोई अन्य कारण हो। ठीक है, आपको लग रहा हो कि नहीं मुझे एक्स में परिवर्तन वाई के कारण हो रहा है, लेकिन वाई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ना हो करके अन्य कारण कोई रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इस प्रकार का जो आपका कोरिलेशन एनालिसिस होता है वो कहलाता है ड्यू टू एनी अदर कॉजेज, अन्य कारण। ठीक है, सह संबंध का अन्य कोई कारण हो। ठीक है, अगर एक्स में परिवर्तन हो रहा है तो आपको लग रहा है कि वाई में परिवर्तन के कारण हुआ है, यानी वाई का मान बढ़ा है इसलिए एक्स का मान बढ़ा है, या वाई का मान घटा है इसलिए एक्स का मान घटा बढ़ा है, ये कोई कारण आपको लगता है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से कोई अदर वेरिएबल होता है, कोई अदर घटना होती है, जेड कोई घटना होती है जिसके कारण आपको एक्स के साथ ऐसा प्रतीत हो रहा, ऐसा हुआ है, लग तो आपका रहा कि वाई के कारण होता है। तो इस प्रकार का सहसंबंध जो होता है ये अन्य कोई कारण पर निर्भर करता है, ड्यू टू अदर कॉजेज के कारण निर्भर करता है। और इस प्रकार का अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें कोई कॉमन कारण भी हो सकता है, अगर हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं तो हमें देखते हैं कि जो हमारे पास इकोनॉमी में मोटर कार या टेलीविजन, मोटर कार या टेलीविजन, अगर हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं
तो हम ये देखते हैं कि भारत में जो लगातार मोटर कार का उत्पादन बढ़ा है और टेलीविजन का भी उत्पादन बढ़ा है। ठीक है, अगर इकोनॉमी में, तो हम ये नहीं कह सकते कि मोटर कार बढ़ने के कारण हमारे देश में टेलीविजन या टीवी की संख्या बढ़ गई है। ठीक है, मोटर कार बढ़ने का कारण अन्य है और टेलीविजन का कारण बढ़ने का अन्य है, लेकिन लगता है कि दोनों के बीच में संबंध प्रत्यक्ष पाया जाता है और एक्स मोटर कार का मान बढ़ने के कारण वाई का टेलीविजन का मान बढ़ा है। लेकिन इन दोनों के फैक्टर्स जो होते हैं, दोनों के कारण जो होते हैं, वो अलग अलग पाए जाते हैं, जिसकी हमको सेपरेट स्टडी करना होगा। तो दोनों के बीच कोरिलेशन हमको दिखाई तो पड़ता है। ठीक है, भारत में कोयले का उत्पादन बढ़ जाए, ठीक है, और भारत में जनसंख्या बढ़ जाए। ठीक है, तो जनसंख्या बढ़ने का कारण अलग हो सकता है और कोयले बढ़ने का कारण अलग हो सकता है, लेकिन दोनों का बढ़ता डाटा मिल जाए तो हम ये नहीं निकाल देंगे कि दोनों के बीच में कोरिलेशन है और ये अगर देश में कोयला बढ़ेगा तो जनसंख्या बढ़ेगी, ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि ये अन्य कारण है। लेकिन हमने क्या किया कि अन्य कारण को अन्य कारण में समझ लिया, जिसके परिणाम स्वरूप ये गलतियां हो रही हैं। तो सहसंबंध का कोई अन्य कारण होता है, ये दूसरा आपका कोरिलेशन एनालिसिस का इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। और आपका होता है कभी कभी म्यूचुअल रिएक्शन। म्यूचुअल रिएक्शन में मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी में एक्स में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप वाई में परिवर्तन होता है, लेकिन हमको क्या होता है म्यूचुअल में पारस्परिक सहसंबंधी, पारस्परिक इसको कहते हैं कि पारस्परिक प्रतिक्रिया या म्यूचुअल रिलेशनशिप की हम लोग संज्ञा देते हैं कि एक्स में परिवर्तन होने के कारण वाई में वृद्धि हुई है, कि वाई में परिवर्तन होने के कारण एक्स में वृद्धि हुई है। कभी कभी दोनों वेरिएबल एक दूसरे को डिटरमाइन करने लगते हैं, निर्धारित करने लगते हैं। तो अगर इस प्रकार का कोरिलेशन आपको दिखाई पड़े तो आप कहेंगे म्यूचुअल रिलेशनशिप पाया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि भारत में एजुकेशन के कारण लोगों की इनकम बढ़ी है, शिक्षा के कारण लोगों की आय बढ़ी है और बाद में यही आय उन लोगों की शिक्षा को बढ़ा दिया है। ठीक है, तो देखिए एडुकेशन ने निर्धारित किया इनकम को, अब बाद में इनकम ने निर्धारित करने लगे किसको, एडुकेशन को। तो इस प्रकार से ये म्यूचुअल रिलेशनशिप देख सकते हैं और भारत में अधिकतर आपका अधिकतर लाइफ में ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो आपको एक दूसरे को डिटरमाइन करने लगते हैं। और तीसरा होता है निरर्थक सा संबंध, निरर्थक संबंध पाया जाता है। और निरर्थक संबंध का तात्पर्य होता है कि जब कोई यूजलेस कारण होता, कोई कारण उसका स्पष्ट नहीं होता, तो उसे हम लोग निरर्थक संबंध कहते हैं। ठीक है, जिसमें कारण तथा परिणाम में कोई विशेष प्रकार का तर्क नहीं पाया जाता, कारण और परिणाम में कोई पर्टिकुलर तर्क नहीं पाया जाता, तो उसे हम लोग निरर्थक सा संबंध की संज्ञा देते हैं। ठीक है, कि ये वास्तव में जो आपने एग्जाम्पल दिया है, ये वास्तव में बिल्कुल कारण और परिणाम फिट नहीं बैठ रहे हैं। और इकोनॉमिक्स में इस प्रकार की स्टडी करना बहुत अधिक अनिवार्य हो जाता है कि जो आप लॉजिक देते हो वो लॉजिक एप्रोप्रिएट है या एप्रोप्रिएट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि अगर अमेरिका में स्वर्ण का मूल्य कम हो जाए तो ये क्या होता है, भारत में कोयले का मूल्य कम हो जाए। ठीक है, अगर अमेरिका में सोने का मूल्य कम हो जाता, गोल्ड का मान कम हो जाता और भारत में कोल का जो होता इसका प्राइस कम हो जाए, तो देखिए निरर्थक संबंध है। ये एक प्रकार से घटना घटित हुई है, लेकिन दोनों आपस में कोई प्रकार का कोरिलेशन नहीं पाया जाता है और इस प्रकार का कारण और परिणाम आपका निरर्थक होता। तो इस प्रकार का जो स्टडी कोरिलेशन करते हैं वो निरर्थक की संज्ञा दी जाती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने डिस्कस क्या किया कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो आपका कोरिलेशन एनालिसिस होता है वो चार प्रकार का बेसिक्स होता है। पहला, प्रत्यक्ष संबंध दोनों के बीच में होना चाहिए, यानी कारण परिणाम स्पष्ट रूप से क्लियर होना चाहिए, जैसे मांग तथा मूल्य। दूसरा हमने किया था कि अन्य कोई कारण होता, कोरिलेशन का अन्य कोई कारण रिस्पॉन्सिबल होता है। और अन्य कोई कारण का तात्पर्य होता है कि अर्थव्यवस्था में दो घटनाएं होती है, दोनों घटनाएं आपस में लगती है कि म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंट है, लेकिन उसका कारण अन्य होता है। तीसरा हमारे पास क्या होता है कि दोनों कारण म्यूचुअल डिपेंडेंट होती हैं, पारस्परिक निर्भर होती हैं,
ठीक है। अब इसमें ये डिपेंड नहीं होता कि कौन कारण है कौन परिणाम है, ये हम लोग नहीं बता सकते। और चौथी घटना जो हमारे पास होती है वो वास्तव में निरर्थक होता है। तो इस प्रकार का हमको कोरिलेशन जब भी कैलकुलेट करेंगे तो इस प्रकार की घटनाओं को हमको ध्यान में रख करके ही कोरिलेशन निकालना अनिवार्य हो जाता, नहीं तो हमारे पास जो कोरिलेशन का मान आता है वो सार्थक नहीं होता है और वास्तव में उसका प्रयोग हमको कहीं पर भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। अधिकतर अर्थशास्त्र में आपने देखा होगा प्रत्यक्ष कोरिलेशन ज्यादा आता है, और जब हम एडवांस स्टडी करते हैं, ठीक है, तो अन्य कोई कारण आते हैं जिसकी हम लोग पहचान करने लगते हैं। तो इस प्रकार जो हमारे पास कोरिलेशन होता है वो बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं। और सहसंबंध का जब हम क्लासिफिकेशन आगे करते हैं तो सहसंबंध के प्रकार में अभी तक हमने स्टडी किया कि सहसंबंध 3 प्रकार का पाया जाता है, लेकिन आपका ये जो होता है ये 3 प्रकार का बेसिक्स के रूप में 3 प्रकार का पाया जाता है, बल्कि इसके 3 पार्ट होते हैं। तो ये आपका जो कोरिलेशन हमने आपको बताया, ये आपका कोरिलेशन केवल इसकी का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्यात्मक के आधार पर हमने डिटरमाइन किया। ठीक है। लेकिन क्या होता है, आपका दूसरा कोरिलेशन होता है आपका जो रेखी अरेखी, ये भी 3 प्रकार का होता है जो इसके डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है। डायरेक्शन में आपका होता है रेखीय कोरिलेशन, रेखीय सहसंबंध। आपका दूसरा होता है अरेखीय सहसंबंध, और तीसरा आपका होता है वक्रीय, वक्र रेखीय सहसंबंध। ठीक है। तो ये आपका जो जब हमने रिलेशनशिप को और अधिक कॉम्प्लिकेटेड या और अधिक डीप में स्टडी करते हैं तो हमको 3 प्रकार के कोरिलेशन और प्राप्त होते हैं। पहला लीनियर कोरिलेशन पाया जाता है। लीनियर कोरिलेशन का मतलब होता है कि जब अर्थव्यवस्था में एक्स का मान बढ़ता है तो उसके परिणाम स्वरूप उसी अनुपात में या निश्चित अनुपात में वाई के मान में भी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। तो रिलेशन जो आपका रैखिक सहसंबंध होता है इसमें एक्स या वाई में किसी में भी परिवर्तन पाया जाता है या इन दोनों में म्यूचुअल परिवर्तन पाया जाता है, लेकिन इनके बीच में एक निश्चित प्रतिशत परिवर्तन पाया जाता है, ये याद रखिएगा। जब निश्चित दिशा में परिवर्तन पाया जाता है तो उसे हम लोग रेखीय सहसंबंध की संज्ञा देते हैं, जो आपका लीनियर रिलेशनशिप कहलाता है। और इस प्रकार का कोरिलेशन चाहे आपका निगेटिव हो और चाहे आपका पॉजिटिव हो, दोनों प्रकार का लीनियर कोरिलेशन पाया जाएगा। और जब भी आपका लाइन एक रेखा बनेगी तो आप इसको कहोगे परफेक्ट कोरिलेशन। अगर कोरिलेशन को इंटरपोलेशन करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, अगर उसको प्लॉट करते हैं, प्लॉट करने के बाद एक्स और वाई के बीच में यदि एक निश्चित या अनुपातिक संबंध है, ठीक है, एक्स और वाई के बीच में एक अनुपातिक संबंध पाया जाता है तो इस प्रकार का कोरिलेशन परफेक्ट कोरिलेशन होता है और यह एक रेखा के रूप में प्राप्त होता है। यह रेखा या तो ऊपर की ओर उठती हुई हो सकती है या नीचे की ओर गिरती हुई प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार के हम कोरिलेशन को क्या कहते हैं, हम इस प्रकार के कोरिलेशन को लीनियर कोरिलेशन या रैखिक सहसंबंध की संज्ञा देते हैं। दूसरा आपके पास अरैखिक सहसंबंध होता है। अरैखिक सहसंबंध वो सहसंबंध होता है जब एक्स तथा वाई वेरिएबल के बीच में इसमें और इसमें परिवर्तन, यानी एक्स और वाई का जो परिवर्तन होता है उसमें निश्चितता का रेशियो नहीं पाया जाता, अनुपातिक रेशियो नहीं पाया जाता, यानी निश्चितता नहीं पाई जाती और अनुपातिक नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार का जब हम कोरिलेशन को प्लॉट करते हैं तो हमें कर्व के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, कर्व के रूप में प्राप्त होता है और हमें ये कर्व आपका निगेटिव स्लोप का निगेटिव हो सकता है और ये कर्व आपका ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो कोरिलेशन पाया जाता है वो अरैखिक कोरिलेशन कहलाता है, जब एक्स और वाई के बीच में अनुपात निश्चित ना हो। ठीक है, यानी इसमें एक्स में परिवर्तन यदि हो रहा तो वाई में जो परिवर्तन हो रहा उसका आपका कोई कोरिलेशन ना हो, कि आप अगर मैथ में टॉपर हैं तो
आप इकोनॉमिक्स में भी टॉपर हो, ये ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं होता। यदि आप मैथ के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इकोनॉमिक्स के भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इसका टॉपर है मैथ के और इकोनॉमिक्स में, तो हम क्या कहेंगे, क्या होता है, रैखिक कोरिलेशन पाया जाएगा। लेकिन मैथ में आपका जो रेशियो है वो हाई है और इकोनॉमिक्स में जो आपके मार्क्स के रेशियो है वो थोड़ा सा लो है, वीकर है। तो हम क्या कहेंगे, ये इस प्रकार का अगर हम कोरिलेशन को इंटरपोलेशन करें और इसको प्लॉट करें तो हमें क्या होता है, नॉन लीनियर कोरिलेशन प्राप्त हो जाएगा। और तीसरा हमारे पास वक्री है, जब हमारे पास कोरिलेशन जो होता है वक्र के रूप में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, एक सर्कल बन जाता है। ठीक है, सर्कल बन जाता है या मोस्टली यानी बिल्कुल अनिश्चितता का गुण पाया जाने लगता है, यानी उसमें हाई अनिश्चितता पाई जाती है। तो उस प्रकार के हम लोग जब क्या होता है, कोरिलेशन जो हमको मिलता है, इस प्रकार का जो हमारे होता है वक्र रेखीय संबंध, इसको कहलाते हैं। ठीक है, कर्व लीनियर। तो हमारे पास इसका ये अरैखिक कोई, इसी को ही हम वक्र लीनियर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अरैखिक का ही पार्ट बन जाता है, जब अरैखिक में अनिश्चितता का पार्ट ज्यादा हो जाता है, जिसको हम लोग वक्र रेखी कहते हैं। तो आपका बेसिकली आपके पास दो प्रकार के कोरिलेशन इसमें आपको स्टडी करने होते हैं, ये इसी का पार्ट माना जाता है, इसलिए इसको अलग से हम नहीं स्टडी करते। तो पहला आपका हमने स्टडी किया रैखिक सहसंबंध। तो रैखिक सहसंबंध आपका होता है जब x और y में एक निश्चित परिवर्तन दिखाई पड़े। ठीक है, निश्चित या अनुपातिक परिवर्तन दिखाई पड़ता है, तो आपको जो सहसंबंध प्राप्त होता है वो रैखिक संबंध होता है। ये निगेटिव लीनियर के रूप में या पॉजिटिव लीनियर के रूप में होता है। दूसरा आपका अरैखिक या वक्रीय, अरैखिक या वक्री। ठीक है, वक्री जो होता है आपका, मैंने बताया थोड़ा सा वो ज्यादा कर्व होता है, बट आपको उतना डीप स्टडी नहीं करनी है। ठीक है, अरैखिक कोरिलेशन वो पाया जाता है जब एक्स में परिवर्तन होता है, ये आवश्यक नहीं कि वाई में भी उसी अनुपात में परिवर्तन हो, यानी निश्चित अनुपात एक्स और वाई के बीच में डिटर्मिनेशन नहीं होता। तो इस प्रकार का जो हमारे पास कर्व होता है कुछ ऐसा पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जब हाई इन्फ्लुएंस दिखाई पड़ता तो आपका कोरिलेशन कुछ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास इसमें आपको बेसिकली दो प्रकार के कोरिलेशन ज्यादा स्टडी करने हैं, रैखिक कोरिलेशन और अरैखिक कोरिलेशन। रैखिक कोरिलेशन में आपने देखा होगा कि कल आपने जो आगम रेखाओं का अध्ययन किया था, मैंने रैखिक बनाया था। यानी रैखिक बनाने का तात्पर्य वहां तक ये था कि मैंने ये एज्यूम किया था। ठीक है, कल मैंने जब आपकी आगम रेखाएं बनाई, तो आगम रेखाएं जब आपको स्टडी किया तो एआर मैंने एक रेखा के रूप में रिप्रेजेंट किया। यानी यहां पर मैंने ये बताया था कि जैसे जैसे आप एक उत्पादक होता है वो क्या होता, मूल्य को एक निश्चित अनुपात में डिक्लाइन कर रहा था। ठीक है, पहले 10 रुपए मूल्य था, फिर 9 था, फिर 8 था, फिर 7 था, आपने कल देखा होगा। तो इसमें मैंने हर बार 1 रुपए ही मूल्य डिक्लाइन करने की बात की थी, 1 रुपए हर जगह मूल्य गिर रहा था। इसलिए आपका एआर कर्व क्या होता है, एक रेखा के रूप में निगेटिव स्लोप में प्राप्त हुआ था। लेकिन अगर एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर का बिहेवियर ये भी तो हो सकता है कि वो मूल्य पहले 10 रुपए रखे, दूसरी इकाई के लिए 9 कर दे, हम कह दे कि नहीं भैया आप 3 इकाइयां कितने के बेचोगे, वो कहते 7 रुपए। तो देखिए, प्रथम एक इकाई बढ़ाने के लिए वो 1 रुपए मूल्य गिराता, लेकिन जब देखता है कि उसके पास तीसरी इकाई की बात होती है तो 2 रुपए मूल्य गिरा दिया है। तो देखिए यहां पर एक अनुपात क्या है, निश्चित अनुपात है। तो ये आपका रैखिक एआर कर्व होगा। आपका अनुपात मूल्य तथा मात्रा में अनुपात निश्चित होगा तो ये रैखिक मूल्य रेखा होगी। लेकिन जब ये अनुपात निश्चित नहीं होता तो वहां पर एआर कर्व क्या होता, आपका ऐसे भी हो सकता था एआर। और इसके आधार पर आप एमआर ड्रा करते, आपने बुक्स में देखा भी होगा कि कभी कभी एआर कर्व जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कर्व के आकार के होते हैं, वक्री होते हैं। ठीक है, अरैखिक होते हैं। तो इसका तात्पर्य होता है कि जिसमें एक वर्ग चर में परिवर्तन जो हुआ है उसके परिणाम से दूसरे चर में जो परिवर्तन है वो वास्तव में निश्चित मात्रा में परिवर्तन नहीं है, इसलिए अरैखिक वक्र पाए जाते हैं। और इकोनॉमिक्स में अधिकतर
अधिकतर जो संबंध होते हैं वो अरैखिक पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन लोग सुविधा के लिए एज्यूम कर लेते हैं। जब मैं भी आपको डायग्राम प्लॉट किया, अभी आपको मोनोपोली स्टडी कराऊंगा, तो मोनोपोली स्टडी के अंतर्गत भी हम लोग जो ए आर और एम आर को प्लॉटेशन करेंगे, ए आर रेखा आपकी सीधी क्यों है, और इसके आधार पर हम लोग एम आर जब प्लॉट करेंगे तो ये मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में, जो अर्थव्यवस्था में उत्पादक है वो अगली इकाई को बेचने के लिए अपनी वस्तु का मूल्य एक निश्चित मात्रा में कम कर रहा था, इसलिए हमने रैखिक वहां पर एआर और एमआर कर्व को प्लॉट किया था। लेकिन अगर मैं एक निश्चित रेशियो में ना मान लूं, जो वास्तव में इनपरफेक्ट कंपटीशन में नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो अधिकतर वहां पे वक्र पाए जाते हैं, और एआर कर्व आपका ऐसा भी हो सकता है और एआर कर्व आपका ऐसा भी पाया जा सकता है, ठीक है। ए आर कर्व ऐसा और इसके बाद एम आर कर्व ऐसा भी पाया जा सकता है। क्लियर है? तो इस प्रकार क्या होता है कि जो हमारे पास ये अरैखिक है, ये आपके अरैखिक आपका रिलेशनशिप पाया जाता है। तो अरैखिक का आप अब मतलब समझ गए होंगे कि जब एक वेरिएबल में परिवर्तन और दूसरे वेरिएबल में जो आपका परिणाम वेरिएबल होता उसमें निश्चित संबंध नहीं होता, तब अरैखिक संबंध पाया जाता है। तो चलिए, आपने 3 प्रकार का यह सीखा और 2 प्रकार का अभी और आपने सीखा, जो बेसिक्स था रैखिक आपका कोरिलेशन, रैखिक सहसंबंध, और दूसरा आपने अभी सीखा आपका दूसरे पार्ट में ए पॉइंट था रैखिक और बी पॉइंट था दूसरे में अरैखिक या वक्री, ठीक है, अरैखिक या वक्री, ठीक है। आपको और वक्री में मैंने बताया था कि अरैखिक में आपका एक्स में परिवर्तन, एक्स और वाई के बीच परिवर्तन निश्चित अनुपात में नहीं होता लेकिन कम होता है, ठीक है, अनिश्चितता का मात्रा कम होती। और जब एक्स और वाई के बीच निश्चितता की मात्रा या अनिश्चितता की मात्रा अधिक होगी तो वो कर्व आपका वक्र में कन्वर्ट हो जाएगा और वो आपको कुछ इस प्रकार का शेप परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार अब आप समझ जाओगे अरैखिक तथा वक्री में बेसिक अंतर कहां पर आता है। हाइपरबोलिक आपका होता है, आपने देखा होगा कि इंडिफरेंस कर्व होता है, निगेटिव स्लोप का पाया जाता है, ये भी आपका अरैखिक वक्र होता है, ठीक है। यानी आपने एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ाई लेकिन वाई वस्तु की मात्रा निश्चित रेशियो में आप डिक्लाइन नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रारंभ में ज्यादा डिक्लाइन कर रहे थे, बाद में डिक्लाइन की मात्रा कम कर रहे थे। तो अर्थशास्त्र में इस प्रकार के अरैखिक आपका जो उपभोग फलन होते हैं, अरैखिक आपके मांग फलन होते हैं, ये बहुत अधिक पाए जाते हैं। और रैखिक का मतलब होता है जब एक्स में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वाई में हुआ जो परिवर्तन होता उसका रेशियो अगर समान है तो हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर आपका कंजप्शन फंक्शन है। तो ये हमने सीखा कि ये जो इंपॉर्टेंट कोरिलेशन इसके अंतर्गत आता है ये। अब तीसरी पार्ट हम जो लोग जब डिस्कस करते हैं तो तीसरा होता है आपका सरल सरल सहसंबंध, दूसरा आपका होता है बहुगुणी सहसंबंध, बहुगुणी सहसंबंध, और तीसरा आपका होता है आपका आंशिक सहसंबंध, आंशिक सहसंबंध, ठीक है। सरल सहसंबंध क्या कहलाता है? जब सरल सहसंबंध वो संबंध होता है जब दो चर पाए जाते हैं और दो चर में एक चर में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप दूसरे चर में भी परिवर्तन हमको दिखाई पड़ता है, ठीक है। यानी एक चर आपका बढ़ा है तो दूसरा चर बढ़ सकता है या घट सकता है, दोनों भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल रूप में हम जब स्पष्ट कर सकते हैं कि भारत में लगातार इनकम, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, उसके परिणाम स्वरूप लोगों में एडुकेशन का लेवल बढ़ गया है, तो ये आपका सरल सहसंबंध कहलाएगा, ठीक है। एडुकेशन लेवल बढ़ने से या इनकम लेवल बढ़ने से इकोनॉमी में एडुकेशन लेवल बढ़ गया है, ये आपका सरल सहसंबंध कहलाएगा। इसे हम लोग कहते हैं सिंपल कोरिलेशन। जब दो चल मूल्यों के बीच पाए जाने वाले संबंध को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, गणना करते हैं, इन दो चर संबंध के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंध की जब हम लोग गणना को अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग सरल सहसंबंध की घटना कहते हैं। वहीं बहुगुणी सहसंबंध होते हैं जब किसी घटना के लिए भारत में एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए सरकार कई कदम उठाती है। पहले तो आपका स्कॉलरशिप इंप्रूव करती है,
आपको स्कॉलरशिप प्रदान करती है। दूसरा आपका क्या होता, हाई क्वालिफाइड, आपके क्वालिफाइड टीचर अवेलेबल कराती है। तो इन सारे घटनाओं के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका अच्छा एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है। आपने देखा होगा किसके लिए, एजुकेशन को इंप्रूवमेंट करने के लिए, एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूवमेंट करने के लिए। तो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, क्वालिटी वाले टीचर प्रोवाइड करना, एक अच्छी लाइब्रेरी प्रोवाइड करना, एक प्रकार से स्मार्ट क्लास प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट ये सारा कदम उठाती किस लिए, ताकि एजुकेशन का लेवल इकोनॉमी में इंप्रूव हो और क्वालिटेटिव एजुकेशन मिले। तो इस प्रकार जब कई चर आपस में इंटरलिंक होने लगते हैं एजुकेशन से, तो इस प्रकार के सहसंबंध को बहुगुणी संबंध की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अब आपको क्लियर हुआ कि जैसे भारत में क्या होता है, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए सरकार कई कदम उठाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनवाती है, कॉलेज बनवाती है, हॉस्टल्स बनवाती है, आपका स्मार्ट क्लास बनवाती है, ठीक है, सब कुछ सुविधाएं अवेलेबल करती है ताकि आपका एजुकेशन का लेवल बढ़े। तो इस प्रकार के जो सहसंबंध पाए जाते हैं इन्हें बहुगुणी या मल्टीपल कोरिलेशन की संज्ञा दी जाती है। इसमें दो से अधिक चर पाए जाते हैं, दो से अधिक क्या होते हैं, आपके चर पाए जाते हैं। ये पॉइंट आपका नोटेबल है, दो से अधिक, सरल में दो पाए जाएंगे। ठीक है, और आंशिक सहसंबंध में क्या होता है कि जब भारत में एजुकेशन बढ़ाने के लिए सरकार बहुत अधिक कदम उठाए, लेकिन आपने देखा कि केवल क्वालिटी ऑफ द टीचर एंड आपका लाइब्रेरी ने क्या किया, एजुकेशन के लेवल को बढ़ाया, शिक्षा के स्तर को बढ़ाया, लेकिन स्कॉलरशिप ने बहुत अधिक रोल अदा नहीं किया। ठीक है, सपोज दैट मान लेते हैं, तो हम कहते हैं इसको आंशिक सहसंबंध कहेंगे, क्योंकि एक इसमें कई चरों में केवल कुछ चर क्या होता है, आंशिक सहसंबंध के अंतर्गत कुछ चर ही रिस्पॉन्स पर होते हैं। ठीक है, निर्धारित करने में अन्य चर क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो इस प्रकार का अगर हम सहसंबंध निकालते हैं तो इसे पार्शियल कोरिलेशन कहा जाता है, आंशिक सहसंबंध कहते हैं। ठीक है, तो आंशिक सहसंबंध का मतलब होता है जब बहुत चर होते हैं, बहुत चर में केवल कुछ चर ही उसको निर्धारित करते हैं, तो उस प्रकार के चरों को हम लोग क्या कहते हैं, आंशिक सहसंबंध कहते हैं। तो ये तीन प्रकार का आपने निकालना सीख गए। सरल क्या होता है ये डिफाइन कर लोगे, बहुगुणी सहसंबंध क्या होता है ये अब आप देख लोगे, और आंशिक सहसंबंध क्या होता है ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, जान सकते हो। तो ये हमारे पास आपका होता है कोरिलेशन, जो मैंने टाइप्स आपको डिफाइन किए। तो आपका पहला सिंपल मैंने बेसिक्स आपको बताया कि सहसंबंध तीन प्रकार के होते हैं। आपका धनात्मक सहसंबंध, जब x का मान बढ़े और y का मान बढ़े, ठीक है, या x का मान घटे या y का मान भी घटे, तो इस प्रकार के सहसंबंध को हम लोग धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। दूसरा मैंने स्टडी आपके साथ किया ऋणात्मक सहसंबंध, जब x का मान बढ़ता है तो y का मान डिक्लाइन करता है, और जब ठीक है, जब x का मान कम दिखाई पड़ता है तो y का मान बढ़ता हुआ मिलता है। तो इस प्रकार जो हमारे पास सहसंबंध होता है इसे ऋणात्मक सहसंबंध की संज्ञा देते हैं। और जब इकोनॉमी में x का मान बढ़े या घटे बट y पर कोई इंपैक्ट ना छोड़े, तो दिस इज कॉल्ड जीरो रिलेशनशिप। ये अभी हमने सीखा। दूसरा अभी हमने सीखा कि आपका एक लीनियर होता है, आपका रैखिक रैखिक आपका सहसंबंध होता है। रैखिक सहसंबंध के अंतर्गत आपने सीखा कि जब x का मान बढ़ता है या बढ़ता है तो उसके परिणाम स्वरूप y का मान भी निश्चित अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, जब निश्चित अनुपात में बढ़ता है तो उसे हम लोग रैखिक सहसंबंध की संज्ञा देते हैं। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल बताया। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया अरैखिक सहसंबंध, और अरैखिक संबंध होता है जब x का मान परिवर्तित होता है लेकिन एक अनिश्चित रूप से, निश्चितता को गुण नहीं पाता, अनिश्चित रूप से y में परिवर्तन आता है, तो इसे हम लोग अरैखिक सहसंबंध की संज्ञा देते हैं। लेकिन जब अनिश्चितता की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो हमें वक्री सहसंबंध प्राप्त होने लगता है। लेकिन बेसिक रूप पर जो आपका अरैखिक को ही तो क्या होता है, वक्री सहसंबंध की संज्ञा दी जाती है। तो इसका क्लासिफिकेशन टू फॉर्म पे ही मोस्टली किया जाता है। तीसरा हमने जब आपके साथ अभी स्टडी किया, तो तीसरे में हम लोगों ने जब स्टडी किया तो उसमें पाया कि आपका सरल सहसंबंध,
ठीक है। सरल सहसंबंध, जब दो चरों के मध्य सहसंबंध की हम लोग गणना करते हैं तो उस सहसंबंध को सरल सहसंबंध कहते हैं। दूसरा बहुगुणी सहसंबंध, और बहुगुणी सहसंबंध वो होता है जब दो से अधिक चरों के मध्य हम लोग एनालिसिस करने लगते हैं तो उसे हम लोग बहुगुणी सहसंबंध कहते हैं। इसमें एक आपका परिणाम होता है, बाकी अन्य आपके स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करते हैं। और तीसरा हम लोगों ने स्टडी किया आंशिक सहसंबंध, जब अर्थव्यवस्था में कई चर होते हैं एक्स वाई जेड, लेकिन एक्स पर केवल जेड का इंपैक्ट पड़ता है, वाई का मान न्यूट्रल होता है, यानी एक या दो वेरिएबल ही निर्धारित करते हैं, अन्य वेरिएबल का मान निर्धारित नहीं करते। तो इस प्रकार के सहसंबंध को हम लोग आंशिक सहसंबंध की संज्ञा देते हैं। ये आपने सीखा होगा, एग्जाम में यहां से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब चलिए, अब सहसंबंध, हाउ वी कैलकुलेट द कोरिलेशन। कोरिलेशन आपने कैसे, आपको कोरिलेशन कैलकुलेट करोगे, तो इसके सबसे पहले आप याद रखिएगा, हम देखते हैं सहसंबंध गुणांक क्या होता है, फिर मैं आपको एक कोरिलेशन कैसे होता, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका एक बार में बाई ऑब्जर्विंग आप कर सकते हो, ठीक है, निक्षेप चित्र या आपका रेखा चित्र के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले सहसंबंध गुणांक क्या होता है, व्हाट इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये इंपॉर्टेंट एक होता है और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। सहसंबंध गुणांक एक ऐसी अनुपातिक संख्या होती है, ठीक है, जो दो चरों के बीच सहसंबंध की प्रकृति को डिफाइन करती है कि ये प्रकृति आपकी धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्यात्मक है, और उन मात्रा दोनों का स्पष्ट बोध करती है। गिलफोर्ड के शब्दों में सहसंबंध गुणांक वो संख्या है जो हमें बताती है कि दो चीजों यानी दो चर वेरिएबल आपस में किस सीमा तक संबंधित हैं, ठीक है। तो यानी एक प्रकार से डिग्री बताती है कि दो वेरिएबल आपस में कितनी कोटि में संबंधित है, उनको डिफाइन करती है, उसे हम लोग सहसंबंध गुणांक की संज्ञा देते हैं। और उनमें किसी एक में परिवर्तन होने में दूसरे में किस सीमा तक परिवर्तन होता, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो सहसंबंध की गुणांक की अगर हम व्याख्या करते हैं तो सहसंबंध जो गुणांक पाया जाता है, यह सहसंबंध गुणांक एक अनुपातिक संख्या होती है, ये पॉइंट आप नोट रखिएगा, आपका रेशियो नंबर होता है। रेशियो नंबर इसको कहलाता है, जो आपका कोफिशिएंट होता है रेशियो नंबर कहलाता है, और जिसका मान -1 से लेकर के +1 के बीच पाया जाता है। दैट इज इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है कि सहसंबंध गुणांक का मान किसके मध्य पाया जाता है। तो एग्जाम में 0 से 1 के बीच आंसर अधिकतर लड़कों ने, स्टूडेंट्स ने लगा देते, जो गलत है। सहसंबंध का मान -1 से आपका 0 और +1, यानी इतना रेंज पाया जाता है। यानी 0 इसका एक मिडिल पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है, जिसका आपका -1 से +1 के बीच सहसंबंध का रेंज पाया जाता है। इसके बीच इसका क्या होता है, आपका आंसर पाया जाता। तो ये संख्याएं होती हैं जो बोध करती हैं। सहसंबंध गुणांक की व्याख्या के लिए आगे हम सारणी को देख सकते हैं। ये आपका जो सारणी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके पास अगर आपका सहसंबंध का मान जो आता है इनके बीच में आता, तो हम लोग कहते हैं अगर आपका आंसर प्लस आता है, +1 आता है, सपोज दैट, ठीक है, आपका आंसर अगर हमारे पास क्या आता है, +1 आता है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास एक मिनट, हाँ, अगर हमारे पास +1 आता है तो हम कहेंगे कि दोनों वेरिएबल, मान लीजिए यहां पर दो वेरिएबल हैं, दोनों वेरिएबल एक्स एंड वाई परफेक्ट धनात्मक सहसंबंध दोनों के बीच पाया गया है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, परफेक्ट धनात्मक सहसंबंध। अगर हमारे पास कोरिलेशन धन यानी +0.91 से लेकर के 0.99 तक है, तो हम कहेंगे वेरी हाई कोरिलेशन है, अत्यंत उच्च सहसंबंध पाया जाएगा, ठीक है। अगर 0.71 से लेकर के 0.99 तक है, तो हम कहेंगे उच्च धनात्मक सहसंबंध पाया जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास कोरिलेशन 0.41 से लेकर के 0.7 तक है, तो हम कहेंगे मॉडरेट धनात्मक सहसंबंध पाया जाएगा, ठीक है। अगर हमारा कोरिलेशन 0.21 से 0.40 तक है, तो हम कहेंगे निम्न धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। और आपका 0.01 से 0.20 तक है, तो हम कहेंगे अत्यंत निम्न है। और इसी प्रकार,
ठीक है। और अगर आपका यहीं पर एक होना चाहिए था 0, तो यानी शून्यात्मक सहसंबंध पाया जाता है। और अगर आपका कोरिलेशन माइनस में है, यही वैल्यू माइनस में है, तो निम्न ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाएगा। अगर -0.41 से आपका क्या हो जाएगा 0.70 तक है, तो मॉडरेट ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाएगा। अगर -0.71 से 0.90 तक है, तो हाई कहता कोरिलेशन पाया जाएगा, निगेटिव कोरिलेशन पाया जाएगा। और अगर -0.91 से 0.99 तक है, तो अत्यंत उच्च या ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। और अगर -1 है, तो हम कहेंगे परफेक्ट निगेटिव रिलेशनशिप पाया जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यूज होती हैं। इन वैल्यूज के आधार पर, और हम लोग जब इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, तो इकोनॉमिक्स में 0.75 के ऊपर जो कोरिलेशन होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, उसका प्रयोग अर्थशास्त्र में अधिकतर किया जाता और उसको हम लोग सार्थक मानते हैं। अन्य अगर 0.7 से यानी प्लस 0.75 से अगर 1 के बीच में कोई आंसर है, तो हम लोग इसको सार्थकता की श्रेणी में रखते हैं। अन्य को हम लोग अधिकतर सार्थकता की श्रेणी में नहीं रखते हैं। ठीक है। दूसरी स्टडी हम लोग 0.40 से 0.40 से 0.75 तक अधिकतर हम लोग, ठीक है, मॉडरेट में रख लेते हैं, लेकिन अधिकतर इसको हम लोग यूज कम करते हैं अर्थशास्त्र में, कभी भी रिसर्च पर्पज के लिए। लेकिन हम लोग 0.7 और 5 और 1 के बीच की वैल्यूज को ज्यादा क्या करते हैं, अप्रोप्रिएट मानते हैं, और मानते हैं कि ये सहसंबंध जो अगर हमको मिला तो ये सार्थक होता। और जो 0.40 0.75 के बीच पाया जाता, ये सार्थक नहीं होता। ठीक है। लेकिन हम लोग इसका कभी कभी प्रयोग कर लेते हैं। तो ये आपको टेबल याद रखना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे जब आपके क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं पर आपको बेस्ड होंगे, और यहीं पर आपको देखोगे कि कोरिलेशन का मान कितना है तथा सार्थकता का स्तर हम आगे निकालना आपको सिखाएंगे। अब सहसंबंध जो गुणांक होते हैं उनकी गणना कैसे की जाती है। ठीक है। तो सब आपको दो मेथड तो आपको बड़े ज्यादा पॉपुलर हैं, पसंद हैं, मिले होंगे। ये कार्ल पियर्सन का आपका मिला होगा और स्पीयरमैन का। एक इसके अंतर्गत और आता है विक्षेप चित्र द्वारा सहसंबंध की गणना करना। विक्षेप चित्र जो होता है ये इनिशियल होता, और एग्जाम्स में आप इसके आधार पर बहुत जल्दी आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय ऑब्जर्विंग मेथड। आप देख करके बता सकते हो कि कोरिलेशन का मान कैसा है। अगर विक्षेप चित्र में अगर आपको, ठीक है, एक लीनियर रेखा मिले एक्स और वाई के बीच में, ठीक है, अगर आपको एक रैखिक रेखा मिले, ठीक है, चाहे वो निगेटिव स्लोप की हो और या पॉजिटिव स्लोप की, तो आप देख करके बोल दीजिएगा कि ये परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन है। परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन है ये बाय ऑब्जर्विंग या बाय डायग्राम मेथड है। ठीक है। डायग्राम में हम लोग देख करके बता देते हैं। अगर मुझे लीनियर रेखा कहीं मिल जाती है एक लाइन के रूप में, तो दो वेरिएबल होते हैं, एक एक्स एक्स पे होता है, एक वाई एक्स पे होता, तो मैं देख करके बता देता हूं कि परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन यहां पर पाया गया है और यहां पर होगा। ठीक है। ये डायग्राम मेथड है। अगर ये लाइन आपकी क्या होती है, ये धनात्मक ढाल की है, इसकी ढाल देखिए धनात्मक, धनात्मक का मतलब होता है एक्स का मान बढ़ रहा है तो वाई का मान भी बढ़ रहा है। देखो देख रहे हो, एक्स का मान बढ़ रहा है तो वाई का मान बढ़ रहा है, एक्स का मान और बढ़ रहा है तो वाई का मान और बढ़ रहा है। बट इट इज नॉट डिटरमाइन, ये डिटरमाइन नहीं हो रहा कि कौन किसको निर्धारित कर रहा, इसलिए इसे कोरिलेशन की संज्ञा देते हैं, ना कि प्रतिगमन या रिग्रेशन की। ओके। तो जब x का मान बढ़ता है तो y का मान बढ़ता है, जब x का मान घटता है तो y का मान घटता है, और ये एक सीधी रेखा के रूप में पाया गया है, इसलिए मैं इसे क्या बोलूंगा, रेखा है। आपको लाइन मिल जाए आप परफेक्ट शब्द का प्रयोग करोगे, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, मैंने तुरंत आंसर निकाल दिया। और यानी इसका मान क्या है, एक है, यानी धनात्मक एक है, यानी मैंने तुरंत कोरिलेशन देखकर निकाल दिया कि ये पॉजिटिव लाइन है और +1 है इसका आंसर। ठीक है। +1 है तो ये आपके पास क्या होता है, परफेक्टली आ जाएगा, क्योंकि ये एक लाइन के रूप में हमको मिल जाता है। और यहां पर आपका -1 हो जाएगा, क्योंकि ये ऋणात्मक ढाल है, एक्स का मान बढ़ रहा है तो वाई का मान डिक्लाइन कर रहा है। क्लियर है। तो ये आपका पहला मेथड हो गया कि अगर लाइन दिखाई पड़े तो क्या हो जाएगा, आपका परफेक्ट संबंध को दिखाएगा। आप बाय ऑब्जर्विंग मेथड देख सकते हो, कभी भी बता सकते हो, आपको बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती।
ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है आपके पास सीमित। सीमित का मतलब होता अगर आपको डायग्राम, जो आपके पास डायग्राम हो कुछ ऐसे मिल जाए, डायग्राम ये है, और डेटा का जो बिखराव है कुछ ऐसे हो। ये देखिए डेटा का कुछ बिखराव ऐसे पाया गया। ठीक है, तो जब डेटा का बिखराव ऐसे पाया गया तो आप क्या कह सकते हो कि एक्स का डेटा और वाई के डेटा में धनात्मक सहसंबंध है, बट पूर्ण सहसंबंध नहीं है। ठीक है, क्योंकि बिखराव है काफी ज्यादा, तो एक्स का मान बढ़ा है तो वाई का भी मान बढ़ गया है, ये तो कन्फर्म, बट हाई नहीं, तो इसको कहते हैं सीमित धनात्मक सहसंबंध। ये सीमित है। ठीक है, सीमित का मतलब होता परफेक्ट नहीं है और जीरो भी नहीं है, उसके बीच की कंडीशन है, जीरो और वन के बीच की कंडीशन है, इसे हम लोग सीमित धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। अर्थात जीरो और प्लस वन के बीच की कोई सिचुएशंस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर डेटा का बिखराव आपका कुछ ऐसे हो जाए, डेटा का बिखराव कुछ आपका ऐसा हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, एक्स तथा वाई के बीच में सहसंबंध तो है, ठीक है, लेकिन सीमित, आपका लिमिटेड निगेटिव है। क्लियर है, तो ये आपका विक्षेप चित्र के द्वारा आप कैलकुलेट कर सकते हो। और आपके पास क्या होता है कि आपका सहसंबंध आपको ऐसा भी दिखाई पड़ सकता है, आपका ये सहसंबंध आपको दिखाई पड़ सकता है। आपने देखा होगा क्या कि ये एक ही जगह सेंट्रलाइज है, तो ए यानी एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं पाया जाता, यानी एक्स और वाई के बीच में कोरिलेशन का मान जीरो है। ठीक है, और या आपके पास कोरिलेशन का मान ऐसे भी हो सकता है, हो सकता है इस प्रकार का कोरिलेशन, यानी तो ये देखिए एक प्रकार का आपको सर्कल बन रहा है, तो इसे कहते हैं वृत्तीय सहसंबंध। जो मैंने आपको पढ़ाया था, रैखिक आपका क्या हो जाएगा, एक ऐसा संबंध पाया जाएगा, ऐसा इंटरपोलेशन होगा आपका इंसा। तो जब आपको ये देखिए ये आपका अरैखिक सहसंबंध है और ये आपका वृत्तीय सहसंबंध है, तो ये आपका होता वृत्तीय चित्र के माध्यम से सहसंबंध की गणना, जब हम लोग डायग्राम को देख करके बता देते कि व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन इट। और आपका इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा आपका जो प्रयोग किया जाता कोरिलेशन वो लीनियर वाला। ठीक है, आपने देखा होगा अधिकतर ए आर रेखा लाइन में है, एम आर रेखा लाइन में है। अधिकतर आपने देखा होगा ए आर वक्र में है और एम आर वक्र में। तो रैखिक तथा अरैखिक, यानी रैखिक को आप क्या कहोगे, परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, और आपका जो होगा अरैखिक जो होगा उसको क्या कहेंगे, सीमित, आपका जो होगा सीमित आपका अरैखिक सहसंबंध के नाम से जाना जा सकता है। तो ये एक विक्षेप चित्र होता है। विक्षेप चित्र का प्रयोग अधिकतर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में किया जाता। आपको जब डेटा आप एक बार देखते हो, अब आप क्या करोगे, जैसे डेटा आपने देखा कि आपका एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन आया और आपके पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, एक्स का मान आपके पास दिया दो और वाई का मान दिया 10 20 30 40 50 मान लो ये दिया, और इधर आपने दिया है क्या कि इधर आपको दिया है लगभग 5 7 9 11 12। ठीक है, अब आप देखो सबसे पहले एग्जाम में आप ये देखना कि एक्स का लोअर मान y का लोअर मान कितना है, क्लियर है। ठीक है, x का लोअर मान y के भी लोअर मान के बराबर है, x का अपर मान y के अपर मान के बराबर है। ठीक है, तो आप ये कह दोगे कि x का मान जब बढ़ा है तो y का भी मान बढ़ा है, यानी आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, इस टेबल में इस टेबल का कोरिलेशन पॉजिटिव आएगा। लेकिन x का मिनिमम y का मिनिमम है, x का मैक्सिमम y का मैक्सिमम है। अब आप बीच में ऑब्जर्व करिए कि बीच के डेटा में भी बिखराव कुछ ऐसा ही आपको दिखाई पड़ रहा है। तो यानी अगर मैं इस टेबल का एक्स वाई का आंसर कैलकुलेट करूंगा तो इसका आंसर 0.9 और 1 के बीच में ही आएगा, यानी
पूर्ण या उच्च आपका पूर्ण या उच्च धनात्मक सहसंबंध आएगा। मैंने केवल ऑब्जर्विंग मेथड से इसको कैलकुलेट कर लिया, केवल देख करके मैंने अनुमान विधि का प्रयोग किया कि इसका आंसर आएगा। और एग्जाम में मेरे पास इतना टाइम नहीं, तो मैं उसमें ऑप्शंस देखूंगा और जो ऑप्शन मुझे मच बेटर इसके आसपास दिखाई पड़ेगा उसी में टिक करूंगा। ठीक है, और इसमें देखिए लोअर वैल्यूज इज इक्वल टू लोअर वैल्यूज, यानी एक्स की लोअर वैल्यू का मान वाई के लोअर वैल्यू के मान के आप सामने बराबर है, और x का हायर मान y के हायर मान के बराबर है। यानी इसमें संभावना यह है कि इसका आंसर 1 के आसपास अधिक आए। ठीक है, तो इस प्रकार कभी कभी ऐसे रिजल्ट्स भी आ जाते हैं आपको, एक्स वाई यहां पर 100, इसका 200, 300, 400, 500 ऐसे होता है, और यहां पर आपका हो जाता है 400, यहां पर हो जाएगा 300, यहां पर 200, यहां पर 50, यहां पर 10। अब देखिए यहां पर x की जो वैल्यू है ये मिनिमम है और y की वैल्यू आप देख सकते हो मैक्सिमम है। ठीक है, और x की वैल्यू जो आपकी है वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, तो y की वैल्यू मिनिमम हो जाती है। तो आप कह सकते हो कि इसका कोरिलेशन कंफर्म है कि निगेटिव होगा। और देखो मैक्सिमम मिनिमम को मैक्सिमम x का मैक्सिमम y का मिनिमम है, और तथा x का मिनिमम y का मैक्सिमम है, यानी इसका भी आंसर -1 के आसपास आना लगभग लगभग कंफर्म है। तो एग्जाम्स में कभी कभी डेटा के बेस पर आप इस प्रकार का रिजल्ट इंटरपोलेशन कर सकते हो। और अगर आपने देखा एग्जैक्ट 1 लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता, आप में देखिएगा इसमें परिवर्तन की दर कैसी है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 10, 20, 20 से 30, यानी परिवर्तन की दर लगभग समान है, यानी एक लीनियर रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर इसमें परिवर्तन की दर समान नहीं है तो परफेक्ट 1 लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन आपका एग्जाम में 0.9 से लेकर के 1 रेंज आती है, इसके बीच में आपका आंसर आएगा। तो आप पूर्ण या धनात्मक उच्च सा संबंध की संज्ञा दे सकते हो। तो ये हमारा एक होता है एग्जाम में ऑब्जर्विंग मेथड, और ऑब्जर्विंग मेथड से कभी कभी आप रिजल्ट्स को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आज हमने टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया, सहसंबंध क्या होता है, टाइप्स ऑफ सहसंबंध, जो आपका कोरिलेशन एनालिसिस होती है, आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमने डिस्कस किया, विक्षेप चित्र के द्वारा देखा कि आपका कोरिलेशन कैसे होता है, और साथ ही साथ आज हमने देखा कि बाई ऑब्जर्विंग मेथड हम लोग एक ही नजर में कैसे कोरिलेशन को कैलकुलेट करें। इसको भी मैंने थोड़ी सी ट्रिक बताई, बट एथेंटिक ट्रिक नहीं है, अब एक्यूरेट नहीं होती, बट एग्जाम में टाइम बचाने के लिए कभी कभी आप इसका प्रयोग कर सकते हो, जो अधिकतर 90% ये सक्सेस होती है आपकी ट्रिक। ठीक है, तो हम करेंगे कल, हम लोग डिस्कस करेंगे कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन पे काम करेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा एग्जाम्स में